वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीएन क्लासेस में सभी को स्वागत है। और आज जो देखेंगे, आज संपूर्ण दूसरे चैप्टर पूरी फुल वीडियो, इसमें श्वसन को पूरा कवर किया जाएगा। टोटली चीज़ मैंने अलग अलग करके 3 पार्ट में पूरी श्वसन को कंप्लीट किया। अब उसको एक ही जगह मिलाकर एक वीडियो में ही पूरी श्वसन को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को चालू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं श्वसन को एक सिर्फ ओनली टॉपिक जो महत्वपूर्ण एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आने की बहुत ही संभावनाएं ज़्यादा है। हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, श्वसन को सबसे पहले एक आम तौर पर हम समझते हैं जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है? जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन, श्वसन। और इसकी अगर हम परिभाषा अगर किताबी परिभाषा देखें तो बाहरी वातावरण से क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की पूरी कोशिकाओं में पहुंचाना, जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? ऑक्सीजन का ऊर्जा उत्पादन में होता है। इससे उत्पाद गैस CO2 शरीर के बाहर निकाल लिया जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, श्वसन में क्या होता है, वातावरण से, ये तो पढ़े हुए का तो पता होना चाहिए कि हम लोग जो सांस के दौरान हम लोग जिस गैस को लेते हैं वो O2 होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। वो होता है O2 यानी ऑक्सीजन होता है। कहाँ से लेते हैं हम लोग? वातावरण से। और इस ऑक्सीजन का उपयोग हमारा कहाँ होता है? शरीर में होता है। शरीर में होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होता है। और उत्पाद के रूप में हम लोग CO2 को छोड़ते हैं, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। तो उत्पाद के रूप में हम किस चीज़ को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, श्वसन, सबसे पहले श्वसन कोशिकीय श्वसन। ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिका में होता है ना। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है कहाँ होता है? कोशिका में होता है, जिसे हम लोग कोशिकीय श्वसन भी हम लोग बोलते हैं। तो कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? तो कोशिकीय श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब इसका हम लोग आमतौर पर प्रकार देखेंगे तो ये 2 प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। इसमें यह जो होता है, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी उपस्थिति में नहीं, उसकी कोशिश हम बोल सकते हैं। तो ये अभाव में ऑक्सीजन की क्या होता है? O के अभाव में, हम O2 नहीं लेंगे, अभाव में। ठीक है, इसके अभाव में होता है। और ये कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वो पाइरूवेट होता है। ठीक है, तो पाइरूवेट की विखंडन ये क्या होता है? जो वायवीय श्वसन है, ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये अवायवीय श्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किण्वन क्या है? किण्वन का समीकरण है, हम नेक्स्ट सेशन में उसको समीकरण को बताएंगे कि क्या क्या है। पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तन कर देता है, उसे किण्वन कहते हैं। ठीक है, पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है? एथेनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति में एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। आगे एक ही ज़्यादा चलने से हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। ज़्यादा हम लोग चलते हैं तो जो पैरों की जोर होता है, यानी हम लोग जिसको अपनी भाषा में ठेहुन बोलते हैं, ठेहुना बोलते हैं कि लड़कियों का दिमाग ठेहुना में होता है। तो वो ठेहुना में जो दर्द होता है, जोड़ पे दर्द होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है? लैक्टिक अम्ल के लिए। ज़्यादा हम लोग चलते हैं तो हमारी मांसपेशियों में किस चीज़ का निर्माण होता है?
लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर, ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये VVI है, इसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है 5 नंबर में इसको चिपका दे, नहीं तो 3 नंबर में तो चिपकाएगा ही तो चिपकाएगा। अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन दो है। सबसे पहले अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यह श्वसन का प्रथम चरण है और यह कोशिका द्रव और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये क्या सबसे प्रथम चरण है और श्वसन का, और ये कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये ओनली कोशिका द्रव में होता है। दूसरा तीसरा वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन होता है और CO2 और H2O का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन होता है यानी टूटता है और किस चीज़ का निर्माण करता है? CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पायरावेट, लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल का निर्माण होता है। जो अवायवीय श्वसन होता है कम ऊर्जा मुक्त करता है और जो वायवीय श्वसन होता है वो अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। तो आज का सेशन में हमारा यही तक था। हम देखेंगे कि पूरी स्ट्रक्चर है इसकी कि ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस प्रकार हो रहा है। आप लोग इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए ग्लूकोज है, कोशिका द्रव में पायरावेट की उपस्थिति में, ऑक्सीकरण की उपस्थिति में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये क्या होता है? ईस्ट में होता है। ऑक्सीजन के अभाव में ये हमारी मांसपेशियों में होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी प्रथम चरण ईस्ट में, सेकंड चरण माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये आज की सेशन हमारी यही ठीक थी, छोटी सी सेशन थी। कल हम इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे। हमारा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट है 20 तारीख से। तो पौधों में श्वसन का सबसे पहले देखें, गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विषरण प्रक्रिया द्वारा होता है गैसों का आदान प्रदान। पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो विषरण प्रक्रिया द्वारा होता है। CO2 वायुमंडल से पत्तियों के रंध्र द्वारा वृक्षों के तना की कड़ी त्वचा पर स्थित वात्र रंध्रों ऐसे पौधे में प्रवेश करते हैं, यानी वात्र रंध्रों के द्वारा कहाँ प्रवेश करता है? पौधे में प्रवेश करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम समझते पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होता है, मैंने पहले सेशन में बता दिया। और इस सेशन में हम CO2 किसके द्वारा? तो वात्र रंध्रों के द्वारा पौधे में प्रवेश करता है। एक बुलरूम पौधे के जड़ों और मिट्टियों के कणों के बीच स्थित का स्थान होता है। मूलरूप जो होता है पौधे के जड़ों और मिट्टियों के बीच का जो होता है स्थान होता है वो क्या होता है? मूलरूम होता है। ये मूलरूम है तो मूलरूम इसके द्वारा CO2 को ग्रहण करते हैं और O2 को छोड़ते हैं। तो मूलरूम के द्वारा क्या करता है? CO2 को ग्रहण करना और फिर O2 को उत्पाद के रूप में छोड़ना। यानी पेड़ पौधे क्या करते हैं कि वो वायुमंडल से हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं उसे ग्रहण करता है और फिर उसे अपनी भोजन में उसका उपयोग करता है और अंत में वो उत्पाद के रूप में CO2 गैस को बाहर निकाल देता है। तो ये किसके द्वारा होता है? पौधे में किसके द्वारा होता है? वात्र रंध्रों के द्वारा वो CO2 को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। आगे अगला टॉपिक है पौधे में श्वसन जंतुओं से भिन्न होता है। क्या होता है? पौधे में जो श्वसन होता है कैसा होता है? जंतुओं से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है हम देखेंगे। पौधे में श्वसन जड़, तना और पत्तियों में अलग अलग होता है। यानी जड़ से तना और पत्तियों में क्या होता है? श्वसन अलग अलग होता है। श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। श्वसन में गैसों का क्या होता है? परिवहन नहीं होता है। श्वसन की गति धीमी होता है। जंतुओं में क्या होता है? श्वसन की गति जो होती है वो धीमी होती है जंतुओं की तुलना में। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान एक कोशिकीय जीव में विसरण द्वारा होता है। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान एक कोशिकीय जीव में विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि में।
गैसों का आदान प्रदान किसके कोशिकीय जीव में किस प्रक्रिया द्वारा? विषण प्रक्रिया द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जंतु में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होता है। जंतु में 3 प्रकार के श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? श्वासनली या ट्रैकिया, गिल्स और फिर फेफड़ा। हम तीनों के बारे में एक एक करके समझेंगे बारीकी से। शरीर के भीतर शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है जो ट्रैकिया होती है। और ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया जो होता है वो, एक मिनट में कलर इसका चेंज कर देगा। हवा भरी शाखित हवा भरी एक नलिका होती है जिसमें हवा भरी होती है और यह ऊतकों के संपर्क में, एक और किसके संपर्क में? ऊतक के संपर्क में, और दूसरे को श्वास रंध्र नामक छिद्र में खोलता है। तो एक और ऊतक के संपर्क में रहता है, दूसरा और एक श्वास रंध्र नामक छिद्र में ये क्या होता है? खुलता है। कौन सा? ट्रैकिया। कीट जैसे टिड्डा और तिलचट्टा इत्यादि में श्वसन ट्रैकिया के द्वारा होता है। अगर पूछे कि ट्रैकिया किन में ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है, तो टिड्डा और तिलचट्टा में जो ट्रैकिया के द्वारा श्वसन पूर्ण होता है। आगे देखेंगे। आगे श्वासनली ट्रैकिया श्वसन रक्त के द्वारा नहीं होता है। क्या होता है? ट्रैकिया में या श्वासनली में या तिलचट्टा में क्या होता है? रक्त के द्वारा नहीं होता है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि कीटों में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और जिससे ऑक्सीजन की बांधने की क्षमता नहीं होती है। क्या होता है? ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता जिस कारण से उसकी ऑक्सीजन को बांधने की जो क्या होता है? क्षमता नहीं होती है। अगला है गिल्स है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। गिल्स क्या करता है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जैसे मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा ही होता है। मछली में श्वसन किसकी प्रक्रिया द्वारा होता है? गिल्स की प्रक्रियाओं द्वारा होता है। गिल्स द्वारा श्वसन हर मछली में गिल्स अलग अलग होते हैं। 2 गिल्स होते हैं। प्रत्येक समूह के शीर्ष यानी शीर्ष के पार्श्व भाग आँख के पीछे खुलता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स होते हैं। कई गिल्स होते हैं। गिल्सों के समूह को गिल कोष्ठ कहते हैं। यानी कोष्ठ गलत लिखा है यहाँ पर, कोष्ठ देख लीजिएगा। तो गिल्सों के समूह को गिल कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती हैं जो रक्त के माध्यम से श्वसन पूर्ण होता है। गिल्स में रक्त वाहिनी पाया जाता है। तो प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई गिल्स पट्टिकाएं होती है और इसमें जो गिल्स होता है रक्त के माध्यम से श्वसन पूर्ण होता है। हमने यह कहा कि रक्त क्या करता है? रक्त वाहिनी के द्वारा श्वसन होता है। अपवाद में जैसे कीट या झींगा और सीप में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। और क्या होता है? झींगा और सीप जो होता है एक प्रकार के वो कीड़ा है, उसमें भी क्या होता है? वो श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। एक बात याद रखिएगा, झींगा मछली नहीं है, वो कीट है, लेकिन हम लोग उसको खाते हैं। तो ये क्या होगा? पौधा में श्वसन हमारा पूर्ण हो गया। अब हम इसको आगे देखेंगे। इसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें हम लोग मनुष्य में यानी मानव में श्वसन की प्रक्रियाओं और श्वसन के अंग को, मानव श्वसन अंग को हम लोग देखेंगे। तो ये आई होप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। कमेंट करेंगे तभी मुझे और इस चीज़ पर विश्वास होगा कि हाँ, अगर समझ में आ रहा तो और बेहतर है समझाने की हमने कोशिश करते रहेंगे। और इसका फर्स्ट सेशन जो मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाकर मैंने इस चैनल पर डाल दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। संपूर्ण फर्स्ट चैप्टर जो है, टोटल चैप्टर फर्स्ट में जो पोर्शन है वो पूरी ओके हो चुका है और जो भी प्रश्न बनने वाले हैं वो इससे कहीं इधर उधर जाने की नहीं जाने वाला, सारा प्रश्न यहीं से बनने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें इसको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आप मेरा TGN क्लासेस सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको सारी नोट्स उपलब्ध हो जाएगी। उसका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप वहाँ से जाकर उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। आप बात करेंगे स्टार्ट करने से पहले, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए पढ़ेंगे क्या है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में सबसे पहले 3 तरह से श्वसन होता है। नासिका, स्वर यंत्र या लैरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया। 3 तरह से मानव में श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। सबसे पहले नासिका के द्वारा, उसके बाद लैरिक्स, उसके बाद ट्रैकिया, ठीक है। और एक चौथा फेफड़ा, यानी 4 तरह से, यानी 4 प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। और एक फेफड़ा है, ट्रैकिया, फेफड़ा, लैरिक्स और नासिका छिद्र के द्वारा, ठीक है। ये जो है
नासिका ये जो है नासिका छिद्र मुख द्वार के ऊपर स्थित होती है, यानी मुंह से ऊपर स्थित हो जाए तो नाक होता है। दो गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होता है, यानी कि जो दो नाकें होता है, दोनों नाक में जो छिद्र होता है उसे नासिका छिद्र भी कहते हैं। ये गोलाकार छिद्र होता है, ठीक है। दोनों नासिका बेशम में खुलता है और दोनों नासिका छिद्र जो होता है ना, बाहर तो बाहर है और अंदर जाके कहाँ नासिका एक बेशम होता है उसमें जाकर खुलता है। दोनों बेशम में एक नासिका पट्टिका के द्वारा अलग होता है और क्या होता है अंदर जाकर दोनों नासिका बेशम एक नासा पट्टिका के द्वारा, ये जो है नासा पट्टिका के द्वारा क्या होता है खुलता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया? कमेंट आप लोग करना नहीं भूले, कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि हाँ इस चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं, और नहीं समझ में आ रही तो और बेहतर तरीके से हम समझाने की करेंगे। ये फिर से बता दीजिए क्रैश कोर्स है मेरा 20 सितंबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट है और इसका दूसरा चैप्टर है और साथ में उर्दू की क्लास भी इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है, आप वहाँ से भी देखते रहिएगा। नासिका बेशम क्या है? पहले नासिका बेशम कहेंगे, इसका अग्रभाग प्रघान या प्रकोष्ठ कहलाता है, यानी जो इसका पहला भाग होता है, आगे का भाग होता है, वो क्या कहलाता है? नासिका बेशम का प्रघान या प्रकोष्ठ कहलाता है और इसकी ऊपरी भाग जो होता है घराना क्षेत्र कहलाता है। जो ऊपर का भाग होता है नासिका बेशम का वो क्या कहलाता है? घराना क्षेत्र कहलाता है। मध्य भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। जो मध्य जो उसका बीच का भाग होता है वो श्वसन क्षेत्र कहलाता है। और इससे पहले घराना क्षेत्र छोटे होने के कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। जो होता है अदर जानवरों से, अदर जंतुओं से क्या होता है, जैसे हम एक डॉग्स में कुत्ता को मान लें, उससे हमारी ना सूंघने की क्षमता कम होती है। क्यों होती है? यही जो होता है घराना की जो क्षेत्रफल, जो घराना क्षेत्र का आकार छोटा होता है, जिससे हमें सूंघने की क्षमता क्या होती है? वो कम होता है। अगर देखें मध्य भाग श्वसन कहलाता है। इसकी दीवार टेढ़ी मेढ़ी प्लेट की तरह होती है जिसे कांची कहते हैं। जो नासिका बेशम की दीवार होती है वो कैसा होता है? टेढ़ी मेढ़ी होती है जिसे कांची कहते हैं। एक प्लेट की आकार की होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कांची कहते हैं। अब चलेंगे अब दूसरा, ये नासिका के बारे में हुआ। अब स्वरयंत्र या लैरिक्स के बारे में देंगे। यह श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। यह कहाँ खुलता है? लैरिक्स जो होता है क्या श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया की लंबाई कितना? 11 सेंटीमीटर होता है और इसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है। इसकी जो ट्रैकिया की लंबाई टोटल कितनी, ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर और इसकी व्यास कितना होता है? 16 मिलीमीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य के फेफड़ा में करीब 3 गुने 10⁸ वायु कोष होते हैं। यानी मनुष्य में कितने वायु कोष होते हैं? तो 3 गुने 10⁸ आप बोल सकते हैं, ठीक है। 3 × 10⁸ वायु कोष होता है। अगर इसको गुना करेंगे तो आप समझ सकते हैं 10 को 8 मरतबा करेंगे, उसके बाद फिर उसको गुना 3 से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आप उसको गुणा भाग करके निकालेंगे। लेकिन अगर एक सिंपल ऑब्जेक्टिव में पूछे कि मनुष्य के फेफड़े में करीब कितने वायु कोष होते हैं, तो 3 × 10⁸ होता है। मनुष्य के फेफड़े में गैसों का आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट सतह होती है। कितनी फीट सतह होती है? 400 से लेकर 800, यानी 400 से लेकर 800, ये क्या वर्ग फीट होता है? वर्ग फीट इसमें जगह, वर्ग फीट इसमें क्या होता है? जगह होती है। किसके लिए? गैसों के आदान प्रदान के लिए कितने फीट जगह होता है? 400 से लेकर 800 वर्ग फीट होता है। मनुष्य फेफड़ा के वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा जो था मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है, फेफड़ा क्या था? मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। इसकी आकार कैसी? थैलीनुमा है, स्पंजी है, वो स्पंज की तरह गुलाबी कलर की है। फेफड़ा हृदय के प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। फेफड़ा हृदय के प्लूरल भाग में स्थित होता है। प्लूरल गुहाओं के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पैराइट प्लूरा कहते हैं। यानी जो प्लूरा गुहा होता है उसके चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, पैराइटल प्लूरा हम कहते हैं। किसको कहते हैं? जो प्लूरल गुहा के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन का जो आवरण होता है, पतला आवरण, उसे हम लोग पैराइटल प्लूरल हम लोग कहते हैं। आगे अगला टॉपिक है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कैसे पूर्ण होता है? देखें, श्वसन क्रिया जो होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले 2 तरीके से श्वसन होता है।
दो तरीके से श्वसन क्रिया पूर्ण होती है। एक जो है प्रश्वास है, ये प्रश्वास, और दूसरा उपश्वास है। श्वसन क्रिया दो तरीके से पूर्ण, प्रश्वास और उपश्वास। अब सबसे पहले एक चीज़ यह है कि प्रश्वास और उपश्वास, तो सांस लेने की क्रिया प्रश्वास कहलाता है। सांस लेने का हम इसको डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे सांस लेता है, और सब सांस में जो गैस बाहरी वातावरण से जो गैस लेते हैं सांस के माध्यम से, वो कौन सी गैस होती है, हम इसको हम पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले सिंपल सी बात है कि सांस लेने की क्रिया क्या कहलाती है। सांस लेने की क्रिया प्रश्वास, और सांस छोड़ने की क्रिया उच्छ्वास, और सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वास उच्छ्वास कहते हैं। यानी सांस लेना और सांस छोड़ना, श्वास उच्छ्वास। अगर क्वेश्चन आए कि सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो प्रश्वास। सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, और सांस लेने और तथा छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वास उच्छ्वास। अब प्रश्वास में देखेंगे, इसमें हवा यानी O2 नासिका से फेफड़ा तक जाती है, जहाँ O2 रक्त में चला जाता है। क्या करता है, O2 को हम लोग ग्रहण करते हैं वायुमंडल से, और उसे नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा फेफड़ा में लेते हैं, और फेफड़ा से वो कहाँ चल जाता है, O2 कहाँ चल जाता है, रक्त में, जहाँ से वो पूरे शरीर में ट्रांसफ़र होता रहता है। दूसरा, इसमें उच्छ्वास में O2 नासिका के द्वारा बाहर क्या होता है, निकल जाता है। O2 नासिका के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। प्रश्वास के समय फेफड़ा के समीप तीन तरह के कार्य होते हैं। तीन तरह के कौन से कार्य होते हैं उसको हम देखेंगे। सीने में सबसे पहला कार्य, सीने में 12 जोड़ी फसलिया के बीच स्थित पेशियाँ संकुचित होती है। ये सट गया है एक साइड में, लेकिन वो लिखिए पेशियाँ संकुचित होती है, तब पसलियाँ बाहर खिसक जाती है, जिससे वक्षगुहा क्या होता है, फैल जाता है। पहला क्रिया होता है कि 12 जो सीने की जो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, उसके बीच जो संकुचित होता है, तो उसकी जो पसलियाँ होती है वो क्या होता है, पीछे की ओर खिसक जाती है, बाहर की ओर खिसक जाती है, जिससे वक्षगुहा फैल जाता है। और दूसरा, वक्षगुहा के पश्च भाग में एक गुंबद की आकार का डायफ्राम होता है, जिससे वक्षगुहा को उदर गुहा से क्या करता है, अलग करता है। तीसरा कार्य, उदर गुहा की पेशियों में संकुचन होने से वक्षगुहा क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये आज हमारा मानव श्वसन अंत हो गया, खत्म हो गया, ये लास्ट था। तो ये वक्ष जो है, ये पूरा तरह से आज हम लोग मानव श्वसन तंत्र को क्लियर किए। कैसा समझ में आया, और समझ में आया तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के क्रैश कोर्स की वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा कर रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो भी वीडियो डाले आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन गिर जाए, आप उसका लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो लोग 2026 में देने वाला है, और उन लोगों ने ऑलरेडी सारी चैप्टर की पढ़ाई ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए क्रैश कोर्स की पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। क्रैश कोर्स बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी टॉपिक जो होता है वो रिवाइज हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों में शेयर करके रखें, ताकि वो इसका भी लाभ उठा सके, और देख सके कि उनकी तैयारी कहाँ से कहाँ तक है। और एक खास बात, कि अगर किसी को उर्दू की तैयारी भी कर रहा है, कोई उर्दू लिया है मैट्रिक में, तो उनके लिए भी स्पेशल क्लास चल रही है। आप मेरे चैनल के माध्यम से जाकर 10th का भी हो, 12th का भी हो, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।